चलिए, तो अब हम बात करते हैं पहले विशिएटिंग फैक्टर की, जो कि है कोअर्जन। कोअर्जन होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा कोई भी एक्ट, ऐसी कोई भी धमकी, बेसिकली इसमें धमकी दी जाती है, ठीक है, या फिर वो काम किया जाता है जो कि आईपीसी ने स्पेसिफिकली बार्ड कर रखा है। अब आईपीसी ने जिस चीज को बार्ड कर रखा है वो तो क्राइम होगा, ये तो हम सब जानते हैं। आईपीसी माने इंडियन पिनल कोड। अब इंडियन पिनल कोड ने कोई काम करने से आपको मना किया है और वो काम आप करते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? क्रिमिनल कहलाएंगे, क्योंकि वो काम ही ऐसे हैं जो उन्होंने मना किए हैं, वो सारे के सारे क्राइम्स हैं। मर्डर हो गया, चोरी हो गई, डेकॉइटी हो गई, रॉबरी हो गई, जितने भी आज की तारीख में क्राइम है वो सब आईपीसी के अंदर दिए हुए हैं। तो कोअर्जन का मतलब क्या होता है? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। या तो आप कमिट करते हैं या सामने वाले को थ्रेटन करते हैं कि आप ऐसा कोई काम कर देंगे। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, ऐसा कोई भी काम जिसे आईपीसी ने फॉरबिड कर रखा है, विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी। या फिर, ठीक है, एनी एक्ट कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, ये होता है आपका कोअर्जन, इज नोन एज कोअर्जन। क्या होता है? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कोअर्जन। तो कोअर्जन, ठीक है, समझ गए आप। अब कोअर्जन बेसिकली अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो कोअर्जन क्या होता है कि एक ए ने, सपोज करिए ए ने बी को बोला कि भाई तुम मेरे साथ ये एग्रीमेंट करो, तुम मुझे अपना हॉर्स जो है वो बेचो। कितने रुपए में? 100 रुपए में। अब वो हॉर्स बहुत ही मतलब बढ़िया नस्ल का घोड़ा है, वैसा घोड़ा इंडिया में मिलता नहीं है। तो बी बोलता है कि भाई 1000 रुपए में क्यों बेचूं मैं, ये तो 1 लाख रुपए का घोड़ा है, ठीक है। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें ये मुझे 1000 रुपए में ही बेचना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो अब क्या हुआ? ए ने बी को बोला मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, बी को डर लगा कि हाँ भाई इसके पास पिस्टल तो है, ये गोली मार सकता है, बी ने बेच दिया। लेकिन बाद में जब बी अगर उस पर केस करता है तो वो कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो कोअर्जन से ली गई है, और ऐसी कंसेंट जो होती है, उस कंसेंट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड नहीं माना जाता। दूसरी चीज, दूसरा एग्जांपल, एक विडो होती है, 13 ईयर्स ओल्ड विडो, ठीक है। पहले के जमाने में बहुत छोटे में शादियां हो जाया करती थी। तो एक 13 साल की बच्ची होती है जो कि जिसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसके रिलेटिव्स बोलते हैं कि या तो आप एक बच्चा, एक लड़का गोद लो, वरना तुम्हारे हस्बैंड की जो बॉडी है हम इसे यहाँ से नहीं जाने देंगे। घर के सामने वो जब बॉडी लास्ट रिचुअल्स के लिए रखी हुई होती है तो बोलते हैं हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। अब वो उसे अपने पति का अंतिम संस्कार तो करना ही था, तो बोलती है कि चलिए ठीक है मैं करती हूँ बच्चे को अडॉप्ट। लेकिन जब बाद में वो बच्चे को अडॉप्ट करने से मना कर देती है और मैटर कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट बोलता है कि किसी के लास्ट रिचुअल्स को रोकना, किसी की बॉडी को उसके घर से और फ्यूनरल तक ले जाने में हिंड्रेंस बनना इज अ क्राइम, और ये जो कंसेंट थी वो कोअर्जन से ली गई थी, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। और ये जो केस है, ये जो कोर्ट ने डिसीजन लिया था, ये किस केस का था? रंगनाया कम्मा वर्सेस अलवर सेठी। रंगनाया कम्मा वर्सेस अलवर सेठी, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिक कोअर्जन, ठीक है। कोअर्जन की एक जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, ठीक। अब कोअर्जन जो है वो या तो खुद पर्सन पे डायरेक्ट किया जाएगा या किसी और पर्सन पे भी डायरेक्ट किया जा सकता है। कैसे? कि सपोज करिए कि ए ने जब बी से बोला कि तुम्हारा जो ये अच्छी नस्ल का घोड़ा है ये मुझे 1000 रुपए में बेचो, और बी ने मना कर दिया, ठीक है। तो बी ने जब उसको घोड़ा बेचने से मना किया तो ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, ठीक है। तो ये तो कोअर्जन हुआ। अगर ए बी को ये बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे को गोली मार दूंगा, तब अगर बी उस एग्रीमेंट पर साइन कर देता और 1000 रुपए में वो घोड़ा बेच देता, तब भी वो कोअर्जन ही कहलाता।
मतलब जरूरी नहीं है कि कोअर्जन उसी के साथ किया जाए जो कि दूसरी पार्टी है उस एग्रीमेंट में। कोअर्जन अगर किसी और के साथ किया जाए और उस इन्फ्लुएंस में भी आके अगर दूसरी पार्टी एग्रीमेंट में एंटर करती है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं? अब इसके बाद देखिए, तो ये आपने समझा ना इस चीज को कि ए ने बी से बोला था 1000 रुपए में घोड़ा देने के लिए, ठीक है। बी ने मना किया तो ए ने बी को बोला आई विल शूट यू, ठीक। वहीं अगर ए बी से बोलता 1000 रुपए में घोड़ा देने के लिए और बी मना करता और ए बोलता कि आई विल शूट योर सन सी और फिर बी साइन करता, तो भी ये कोअर्जन ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कोअर्जन ही माना जाएगा। ठीक है। अब कोअर्जन जो है वो हमेशा इस इंटेंशन के साथ किया जाना चाहिए। कोअर्जन जो है वो हमेशा इस इंटेंशन के साथ किया जाना चाहिए कि उससे आपको सामने वाले की क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए। सामने वाले की कंसेंट किस चीज के लिए चाहिए? एक एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए। ठीक है। जैसे कि सपोज करिए ए बी को बोलता है, ठीक है, कि तुम मुझे ये तुम्हारे पास जो यूनिक क्वांटिटी, यूनिक जो गुड्स पड़े हुए हैं ये मुझे सप्लाई करो, ठीक है, फॉर सपोज 1 लाख रुपए में। अब उनकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 10 गुना है, तो बी बोलता है कि नहीं नहीं मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। तो ए क्या बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, जान से मार दूंगा। तो बी डर जाता है और बी उसे कंसेंट देकर एग्रीमेंट में साइन कर देता है। तो यहाँ पे ए का जो मोटिव था, ए की जो इंटेंशन थी वो क्या थी? यही इंटेंशन थी ना ए की कि मैं उसकी एसेंट को प्राप्त कर सकूं, टू ऑब्टेन हिज एसेंट, टू ऑब्टेन हिज कंसेंट टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। तो क्या होता है? पहली चीज हमने क्या बात करी कि वो जरूरी नहीं है कि अदर पार्टी पर ही डायरेक्टेड हो, वो किसी थर्ड पर्सन पे भी डायरेक्टेड हो सकता है। और दूसरी चीज कि ये भी जरूरी नहीं है कि ये जरूरी है कि जो कोअर्जन यूज किया जा रहा है, जो भी कोअर्जन यूज किया जा रहा है वो किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है? टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ठीक है। तीसरी चीज, थ्रेट टू कमिट सुसाइड। ठीक है, थ्रेट टू कमिट सुसाइड। अब ये क्या होता है? ठीक है, ये भी कोअर्जन में ही माना जाएगा। ए ने बी को बोला तुम मुझे वो घोड़ा 1000 रुपए में दो, भले ही उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए हो, ठीक है, वरना मैं अभी के अभी अपनी नस काट लूंगा और यहीं पर जान दे दूंगा। बी बेचारा डर जाता है कि ये मेरा इतना अच्छा दोस्त है, चलो कोई बात नहीं, मुझे 99,000 रुपए का घाटा हो चाहे 9,99,000 का घाटा हो, मैं इसे वो घोड़ा बस फॉर 1000 bucks दे देता हूं, क्योंकि मेरे दोस्त की जान से ज्यादा प्यारा ये घोड़ा मुझे नहीं है। अब बी बेचारा अच्छा आदमी है, लेकिन बाद में अगर बी का मन बदलता है और बात कोर्ट में जाती है तो बात क्या होगी कि जो कंसेंट थी वो फ्री नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो कोअर्जन से ली गई थी। तो थ्रेट टू कमिट सुसाइड भले ही क्राइम हो, भाई सुसाइड इज अ क्राइम और नॉट, ये सारी चीजें हम जब क्रिमिनल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। पर अगर सुसाइड क्राइम नहीं भी है तो भी थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज अ कोअर्जन। समझ रहे इस चीज को? मतलब अगर आपको कभी सपोज करिए कि आपको प्रिंसिपल, जो क्वेश्चन में प्रिंसिपल आता है, ठीक है, ठीक, अब क्लैट का तो जो कंसेप्ट है वो चेंज हो गया है, बट AILET और जो दूसरे लॉ एंट्रेंस टेस्ट है उनके कंसेप्ट चेंज नहीं हुए हैं। तो जो प्रिंसिपल आता है वो बोलता है कि कमिटिंग सुसाइड इज नॉट अ क्राइम। ठीक है, कमिटिंग सुसाइड इज नॉट अ क्राइम।
फिर वो प्रिंसिपल आपको देता है कि ए ने बी को धमकी दी कि वो सुसाइड कर लेगा अगर बी उसे 1 लाख का घोड़ा जो है वो 1000 रुपए में नहीं देता है। तो ठीक, प्रिंसिपल है कमिटिंग सुसाइड इज नॉट अ क्राइम। ठीक, और दूसरी प्रिंसिपल क्या है उसी के साथ कि आ कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय कोअर्जन इज नॉट अ फ्री कंसेंट। ये हो गया आपका प्रिंसिपल। अब देखिए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है? सुसाइड, ठीक है, नॉट अ क्राइम। ठीक, यहां पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप समझ जाइएगा कि कमिटिंग सुसाइड इज नॉट अ क्राइम, ये प्रिंसिपल दिया। अच्छा, वहां पे जो प्रिंसिपल देंगे उन्हें कभी भी आप लॉ से कनेक्ट करने मत बैठ जाना, ठीक है, वो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं तो वो प्रिंसिपल कुछ भी दे सकते हैं। तो सुसाइड नॉट अ क्राइम। सेकंड प्रिंसिपल कि कंसेंट ऑब्टेन्ड थ्रू कोअर्जन इज नॉट अ फ्री कंसेंट। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि सुसाइड क्राइम नहीं है, और ये क्या बोल रहा है दूसरा प्रिंसिपल कि कोअर्जन से ऑब्टेन की गई जो क्या है कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं होती। अब जो फैक्ट है, फैक्ट ये कहते हैं कि ए ने बी को बोला कि तुम 1000 रुपए में मुझे अपना हॉर्स दो जिसकी एक्चुअल कीमत क्या है 1 लाख, अगर नहीं दोगे तो आई विल कमिट सुसाइड, है ना। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि भाई जब सुसाइड क्राइम नहीं है तो फिर ये कोअर्जन कैसे हुआ, तो ये चीज याद रखिएगा। यही चीज मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था कि सुसाइड क्राइम है नहीं है। अगर आप सुसाइड की धमकी दे करके जो है आप कंसेंट ऑब्टेन करते हैं तो वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी, वो कंसेंट थ्रू कोअर्जन ही कहलाएगी। तो आपको इसका आंसर देना है कि the contract is not a valid contract because the consent was not a free consent as it was obtained through और by coercion। समझ रहे हैं, ये होगा आपका आंसर। ठीक, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखिए। क्या ऐसे में ये कंसेप्ट अगर आप भूलते हैं और प्रिंसिपल आता है तो आप प्रिंसिपल और कंसेप्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, वो हमें नहीं होना है। हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाद में, बहुत ज्यादा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब दूसरी चीज मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था कि जब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई तो हमने बात करी थी डिटेनिंग प्रॉपर्टी और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी। उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, फिर हमारा कोअर्जन का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो डिटेनिंग प्रॉपर्टी और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। सपोज करिए ए ने बी के लिए कुछ गुड्स थ्रू रेलवे, ठीक है, भेजे, है ना। ए ने अपने भाई वी के लिए कुछ गुड्स भेजे थ्रू रेलवे, है ना। रेलवे का जो मालगाड़ी रहती है ना, जो पोस्ट वोस्ट और सारे ये कार्गो वैन्स जो रहती हैं वो लेकर के आए, ठीक है। अब रेलवे कंपनी ने बी को बोला, रेलवे ने बी को क्या बोला कि आप कुछ अनलॉफुल चार्जेस पे करो वरना हम आपका सामान नहीं देंगे। क्या नहीं करेंगे, सामान नहीं देंगे जब तक आप कुछ चार्जेस जो कि अनलॉफुल है वो हमें नहीं दोगे। तो रेलवे कंपनी क्या कर रही है, डिटेनिंग द प्रॉपर्टी एंड और थ्रेटनिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी। तो ये क्या होगा, ये फ्री कंसेंट नहीं होगी, ये कोअर्जन होगा, ठीक है। और कोअर्जन से जो कंसेंट ली जाती है वो फ्री कंसेंट नहीं होती है, समझ रहे हैं। तो कोअर्जन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा एक्ट जो आईपीसी ने
फॉरबिडन कर रखा हो, फॉरबिड कर रखा हो, उसे कमिट करते हैं या कमिट करने की धमकी देते हैं, थ्रेटन करते हैं, और उससे जो कंसेंट हम लेते हैं, किसी इंसान की कंसेंट हम ऑब्टेन करते हैं किसी एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब अनड्यू कोअर्जन के बाद हम देखते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द सेकंड फैक्टर विच इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस में बेसिकली दो पर्सन होते हैं, जिसमें जो एक पर्सन होता है वो दूसरे पर्सन पे एक डोमिनेटिंग पोजीशन रखता है। उसके पास वो पावर होती है कि वो मॉरली या फिर इंटेंशनली उसे एक फियर में डाल सके या इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सके कि वो एक एग्रीमेंट में एंटर कर जाए। ठीक है, तो होता क्या है, एक डोमिनेटिंग पोजीशन होती है और अनफेयर एडवांटेज होता है। डोमिनेटिंग पोजीशन और अनफेयर एडवांटेज, ये दो चीजें होती हैं एक पार्टी के पास, जिसको यूज करके वो दूसरी पार्टी को एग्रीमेंट में एंटर करने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर पार्टी ये प्रूफ कर देती है कि उसकी वो कंसेंट नहीं थी और क्योंकि वो एग्रीमेंट में इसलिए एंटर हुई क्योंकि दूसरी जो पार्टी थी या दूसरा जो पर्सन था उसने एक अनड्यू एडवांटेज उसके ऊपर लिया, उसके पास एक अनफेयर एडवांटेज था, एक डोमिनेटिंग पोजीशन थी, और वो पार्टी उस दूसरी पार्टी की बातों में आकर के उसने एग्रीमेंट पर साइन किया। इसमें दो तरीके की रिलेशनशिप होती है, एक आपका होता है रियल और एपरेंट अथॉरिटी। रियल और एपरेंट अथॉरिटी, अब रियल और एपरेंट अथॉरिटी क्या होती है? जैसे मास्टर और सर्वेंट, वो उसकी रियल अथॉरिटी है, वो उनका सर्वेंट है, वो उसके मास्टर है। वो अगर अब इनके पास एक डोमिनेटिंग पोजीशन है कि अगर अपने सर्वेंट को कुछ बोलेंगे तो वो मानेगा ही। तो अगर ये अपने सर्वेंट को बोलते हैं कि अब सर्वेंट ने बोला सर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो ये सर्वेंट से बोलते हैं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, तू अपने जमीन मेरे नाम कर दे, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, और ये वो 10 लाख की जमीन 1 लाख रुपए में इससे ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी उस डोमिनेटिंग पावर का यूज किया। ठीक है, अब समझिए फॉर एग्जाम्पल उस नौकर जो उनका सर्वेंट था उसे कुछ पता ही नहीं था कि जमीन कितने की है या इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, और उसने जो अपने सर ने बोला उसने वो सच मान लिया, और सर ने बोला कि भाई ये तेरी जमीन 1 लाख रुपए की बनती है, ये तू मुझे दे दे और मुझसे 1 लाख रुपए ले ले। तो वो एक डोमिनेटिंग पावर उन्होंने यूज की और उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस किया। समझ रहे? तो ये होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस कि जो सामने वाली पार्टी है उसके बाद एक डोमिनेटिंग पोजीशन होती है। दूसरी होती है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में क्या होता है? जैसे डॉक्टर एंड पेशेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है, फेथ पे चलती है, ट्रस्ट पे चलती है, और इसमें भी जो पहली पार्टी होती है उनके पास दूसरी पार्टी पे एक डोमिनेटिंग पोजीशन होती है। टीचर अगर अपने स्टूडेंट से कुछ बोलेगा तो कुछ हद तक ये पॉसिबल है कि वो स्टूडेंट वो काम कर देगा, उस एग्रीमेंट में एंटर हो सकता है। तो अब अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या प्रभाव पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट पे, उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस का भी एक इन्फ्लुएंस होता है, किस चीज पे? कॉन्ट्रैक्ट पे, एग्रीमेंट पे। वो एग्रीमेंट जिस पर्सन को अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू जिसकी कंसेंट ऑब्टेन की जाती है उसकी विल पे और क्या हो जाता है? वॉइडेबल हो जाता है। वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना दे। किसके ऑप्शन पे? जिस पार्टी की जो कंसेंट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू ऑब्टेन की जाती है उसके ऑप्शन पे वो क्या हो जाता है? वॉइडेबल। वॉइड नहीं होता है, क्या होता है? वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? कि वो उस पार्टी के ऑप्शन पे रहता है कि वो चाहे तो उसे क्या कर दे? वॉइड कर दे, या चाहे तो उसे वैलिड कर दे। तो ये होता है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसके बाद हम देखते हैं फ्रॉड। फ्रॉड क्या है? फ्रॉड आप वर्ड पहली बार तो आपने सुना नहीं होगा, कुछ ना कुछ इस वर्ड से तो आप समझते ही हैं। ठीक है, फ्रॉड बेसिकली एक ऐसी चीज जिसमें आप किसी इंसान के सामने कुछ चीजों को मिसरिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मिसरिप्रेजेंट कैसे करते हैं? नोइंगली आपको एक इंफॉर्मेशन रहती है कि हाँ ये चीज जो है वो मैं गलत बता रहा हूं, और आप क्यों करते हैं वैसा? ताकि आप उसकी कंसेंट ले सकें टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। तो
फ्रॉड से ली हुई जो कंसेंट होती है वो भी फ्री कंसेंट नहीं होती, हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो फ्रॉड में बेसिकली होता क्या है? फ्रॉड में होता है आपका फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। ठीक, अब सपोज करिए एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर एक इंसान को बोलता है कि ये चावल लेके जाइए, ये चावल जो है ये क्या है? बासमती राइस है, जबकि वो बासमती राइस नहीं होते। उसे पता है ये चीज कि ये बासमती राइस नहीं है, वो एक लो क्वालिटी राइस को उसे बासमती बोल करके बेच देता है। ये क्या होगा? फ्रॉड होगा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ और बता के कुछ और चीज उसे बेची, मिसरिप्रेजेंट किया फैक्ट्स को और उसकी कंसेंट ली उस एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए। ठीक, अब मान लीजिए कि वो शॉपकीपर को सच में यही लगता है कि ये ही बासमती राइस है और वो खुद भी उन्हें बासमती राइस समझ के खाता है और पूरे मोहल्ले को भी खिलाता है। तब अगर बात आती है फ्रॉड की तो वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मैं मिसरिप्रेजेंट कर रहा हूं चीजों का। हाँ, वो मिसरिप्रेजेंटेशन में आएगा जो हम अभी आगे बात करेंगे। मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ लेकिन फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही अगर कोई शॉपकीपर बोलता है कि ये सामान लीजिए, ये सबसे अच्छा है, ठीक है, अब ये फ्रॉड तो नहीं हुआ। हुआ क्या? क्यों? क्योंकि भाई वो जो सामान बेचता है वो यही सोच के बेचता है कि हाँ दिस इज द बेस्ट क्वालिटी इन विच आई एम डीलिंग। लेकिन अगर वो किसी कस्टमर को ये बोलता है कि आप ये सामान लेकर के जाइए, ये इंपोर्टेड है, जबकि उसे पता है कि नहीं नहीं ये तो इंडियन ही प्रोडक्ट है। ठीक है, यहीं इंदौर के पास में कोई समझ रहे, एक कॉफी की फैक्ट्री लगी हुई है, वहां पे कॉफी बन रही है और वो डब्बों में भर के बेची जा रही है और वो बोल रहा है कि भाई स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करके मंगाइए, आप तो यही वाली कॉफी पीजिए शर्मा जी। अब शर्मा जी हमारे थोड़े ऊंचे शौक रखने वाले हैं, शर्मा जी बिल्कुल 500 रुपए में एक डब्बी लेकर के और चलते बनते हैं। अब जब उन्हें पता चलता है कि यार ये तो बगल में, इंदौर के बगल में इसकी फैक्ट्री, तो वो फिर करते हैं केस और वो केस सक्सीड होगा। क्यों? क्योंकि उस शॉपकीपर ने शर्मा जी के साथ किया फ्रॉड। उसे पता था कि ये प्रोडक्ट इंडियन प्रोडक्ट है, फिर भी उसने क्या बोल करके बेचा कि ये एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट है। तो बेसिकली फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या? फैक्ट, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। अब रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? ये जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है ये कौन करेगा? या तो पार्टी करेगी, ठीक है, ये तो पहली चीज हो गई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। दूसरी हो गई रिप्रेजेंटेशन जो है वो या तो पार्टी खुद करेगी, ठीक, या फिर दूसरा कौन कर सकता है? और बाय हिज एजेंट्स। रिप्रेजेंटेशन बाय पार्टी और बाय हिज एजेंट्स। अब एजेंट्स भी विद नॉलेज ऑफ पार्टी, एजेंट भी जो मिस रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो विद नॉलेज ऑफ पार्टी करेंगे। ठीक, अब रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? या तो पार्टी करेगी या फिर उसके एजेंट्स करेंगे विद द नॉलेज ऑफ पार्टी। अब पार्टी कर रही है, ये तो हमने बहुत से एग्जांपल देख लिए कि ये शॉपकीपर चीजों को इंपोर्टेड बता के बेच रहा है, ठीक है, या फिर ये इसे पता है कि घटिया सा चावल है फिर भी उसे बासमती बता के बेच रहा है। जब हम एजेंट की बात करते हैं तो मैं आपको एक केस के फैक्ट्स से बताता हूं कि होता क्या है। एक कंपनी होती है और वो अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है और उस प्रोस्पेक्टस से वो लोगों को शेयर्स खरीदने के लिए बोलती है, लेकिन उस प्रोस्पेक्टस में कुछ मिस रिप्रेजेंटेड फैक्ट्स होते हैं। ठीक, लोग उससे शेयर खरीदते हैं, एक आदमी शेयर खरीदता है, जब उसे इस रिप्रेजेंटेशन के बारे में पता चलता है तो वो केस करता है। तो कोर्ट क्या बोलती है कि ये जो प्रोस्पेक्टस है ये किसने बनाया है? कंपनी के डायरेक्टर्स ने बनाया है। और कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है? कंपनी के एजेंट्स हैं।
और क्योंकि ये कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट्स हैं तो ये कंपनी की तो नॉलेज में है ही ये चीज कि हाँ भाई ये चीज मान ली जाती है कि हाँ कंपनी के एजेंट अगर कुछ कर रहे हैं तो कंपनी की नॉलेज में है, क्योंकि कंपनी कोई इंसान तो है नहीं। तो ये चीज कोर्ट बोलता है कि उन्होंने फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट किया है नोइंगली और ये एक फ्रॉड कहलाएगा। इस केस का नाम क्या था? रीसी रिवर सिल्वर माइनिंग, रीसी रिवर सिल्वर माइनिंग को वर्सेस स्मिथ, रीसी रिवर सिल्वर माइनिंग को वर्सेस स्मिथ, REESE रीसी, ठीक है, या रीस जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, रीस रिवर सिल्वर माइनिंग कॉरपोरेशन वर्सेस स्मिथ। इस केस में ये हुआ था, ठीक है, कि कंपनी के डायरेक्टर्स जो थे, कंपनी के जो भी मेंबर्स थे, बोर्ड मेंबर्स, उन्होंने ये मिस रिप्रेजेंट किया था फैक्ट्स को अपने प्रोस्पेक्टस में, और कोर्ट ने इस चीज को क्या माना था कि ये कंपनी की नॉलेज में है और ये फ्रॉड है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी मिस रिप्रेजेंटेशन होगा फैक्ट्स का, ठीक है, अब फैक्ट्स है मिस रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो वो नोइंगली होना चाहिए, है ना, ठीक, वो कैसे होना चाहिए? नोइंगली होना चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन मेड नोइंगली और मिस रिप्रेजेंटेशन मेड नोइंगली और केयरलेसली। कैसे? नोइंगली और केयरलेसली। केयरलेसली का मतलब क्या होगा? केयरलेसली मतलब कि उन्होंने कोई कोशिश ही नहीं करी उसका सच जानने की, ठीक है, मेड नोइंगली और केयरलेसली। मिस रिप्रेजेंटेशन मेड नोइंगली और केयरलेसली। मेड नोइंगली और केयरलेसली, केयरलेसली मतलब कि उन्होंने इस चीज की कोशिश ही नहीं करी कि उन्हें ये चीज पता चले कि जो फैक्ट्स हम मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, मतलब अब उन्हें ये तो पता ही नहीं था कि मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर क्या उन्होंने ये चीज की कोशिश करी कि जो चीज हम बता रहे हैं वो सच है या नहीं? करी इस चीज की कोशिश? नहीं करी। जैसे कि सपोज करिए नोइंगली का, अब मान ली कि एक आदमी को अपना घोड़ा बेचना रहता है, ठीक है, अब वो घोड़ा होता है अनसाउंड माइंड का, ठीक, अब उसे पता है कि वो अनसाउंड माइंड का है, ठीक, तो वो दूसरे को बेचता है, बोलता है बढ़िया मस्त घोड़ा है, आप लेके जाइए, बहुत तेज भागता है। अब सामने वाला तो देखता है बहुत तेज भागता है, सामने वाले को ये थोड़ी ना पता है कि पागल घोड़ा है इसलिए इतनी तेज भागता है, वो खरीद लेता है। तो इसने नोइंगली मिसरिप्रेजेंट किया फैक्ट को, ठीक। और जब हम केयरलेसली की बात करते हैं तो इन्हें अपना घोड़ा बेचना रहता है। अब ये कभी भी इस चीज के बारे में पता नहीं करते कि ये घोड़ा जो है आजकल बार बार इतना, मतलब कहीं अस्तबल में इधर भागेगा उधर भागेगा, दरवाजे तोड़ेगा, दूसरे घोड़ों को मारेगा, कोई उसे खाना खिलाने जाएगा तो उस पर मारने के लिए दौड़ेगा, लाते मारेगा, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? वो सोचता है, वो इस चीज को पता करने की कोशिश नहीं करता और वो घोड़ा किसी और को बेच देता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, वो केयरलेस है, उसने कोशिश ही नहीं करी ये पता करने की कि मैं जो चीज किसी और को बेच रहा हूं वो सही है भी या नहीं है, ठीक है। तो उसने केयरलेसली विदाउट एक्चुअली नोइंग द ट्रूथ उसने वो चीज बेची, तो ये भी फ्रॉड में आएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो
फ्रॉड हो रहा है वो विद एन इंटेंशन टू डिसीव होना चाहिए, ठीक है, विद एन इंटेंशन टू डिसीव, विद एन इंटेंशन टू डिसीव। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि फ्रॉड इंसान करेगा तो फ्रॉड इंसान मजे के लिए तो करेगा नहीं, वो किसी ना किसी को डिसीव करने के लिए कर रहा है, ठीक। तो अब जैसे हम अनसाउंड घोड़े की बात कर रहे हैं, तो ए के पास एक अनसाउंड हॉर्स है, ए के पास एक अनसाउंड हॉर्स है, और ए क्या करता है, उस अनसाउंड हॉर्स को रखता है उसके अस्तबल में, और उस पर एक नोटिस लगवाता है एक वेटरनरी डॉक्टर का, जिसमें ये लिखा रहता है कि दिस हॉर्स इज व्हाट, दिस हॉर्स इज साउंड। तो वो पढ़ के जो है, अब वो पढ़ के अगर बी वो घोड़ा खरीद लेता है तो क्या होगा, फ्रॉड। पर अगर वो बी घोड़ा नहीं पढ़ता है और बी तो जाता है, बोलते मुझे ये घोड़ा बहुत पसंद आया, देखने में अच्छा लग रहा है, मुझे चाहिए, ए उसे दे देता है, बी उस नोटिस को पढ़ता ही नहीं है कि इस पे क्या लिखा है और लेकर के चला जाता है, तब वो फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि वो इंटेंशन जो डिसीव की थी वो तो थी, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है वो क्या बोलता है कि इट मस्ट एक्चुअली डिसीव, इट मस्ट एक्चुअली डिसीव, इट मस्ट एक्चुअली डिसीव। तो ये होता है आपका क्या, दूसरा एक एसेंशियल फ्रॉड का, कि उस इंसान की इंटेंशन होनी चाहिए डिसीव करने की, और वो जो डिसीव की इंटेंशन है वो उसकी फुलफिल होनी चाहिए, मतलब कि वो जो डिसीव करने के लिए उसने उस फ्रॉड कर रहा है उससे सच में जो दूसरा पर्सन है वो डिसीव होना चाहिए। अगर वो डिसीव हो ही नहीं रहा है तो किस बात का फ्रॉड, ठीक। तो ये होता है। एंड द लास्ट थिंग इज, जो कि हमने हमेशा बात करी कि डैमेज होना चाहिए। तो जो भी पार्टी है जो इस फ्रॉड का के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है, वो क्या होना चाहिए, उसे डैमेज, वो हमेशा डैमेज सफर करे। क्या सफर करे, डैमेज, ठीक है। अगर फ्रॉड आदमी कर रहा है तो उस फ्रॉड से आपको डैमेज भी तो होना चाहिए, तभी तो आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो आपको हमेशा उस फ्रॉड से डैमेज होना चाहिए। सपोज करिए कि जो घोड़ा था वो अनसाउंड था, ए ने बेच दिया, बी लेकर के गया, पता नहीं क्या भगवान की कृपा हुई कि अगले ही दिन वो घोड़ा सही हो गया। अब ए को कहीं से ये पता चला कि वो घोड़ा तो अनसाउंड था, आपने क्यों खरीद लिया। तो ए भाई बहुत गुस्सा, जाता है, पता करते हैं। अब कोर्ट ने अगर ये चेक करवाया घोड़े को और डॉक्टर ने बोला कि नहीं घोड़ा तो बिल्कुल साउंड माइंड का है, तो फिर किस बात का फ्रॉड, आपको कहां से कहां तक डैमेज हुआ। ठीक है, उसने घोड़ा अनसाउंड माइंड का भेजा था, लेकिन जब तक वो आपके पास आया वो तो साउंड हो चुका था। और साउंड आपको डैमेज बताइए, डैमेज कहाँ हुआ। डैमेज जो है वो कोर्ट में शो करना पड़ेगा। बिना डैमेज शो किए कोर्ट में आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं कर सकते। तो डैमेज बताना पड़ेगा। जो फ्रॉड है, तो हमने इसमें क्या देखा कि सबसे पहले मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट होना चाहिए। वो मिसरिप्रेजेंटेशन या तो पार्टी खुद करे या उसके एजेंट करे विद द नॉलेज ऑफ पार्टी। ठीक, वो मिसरिप्रेजेंटेशन जो है वो एक्चुअली डिसीव करने के लिए होना चाहिए विद एन इंटेंशन टू डिसीव, एंड इट मस्ट एक्चुअली डिसीव। ठीक, वो इंटेंशन भी डिसीव करने की होनी चाहिए और वो इंटेंशन फुलफिल भी होनी चाहिए, मतलब सामने वाला आदमी डिसीव भी होना चाहिए। एंड लास्ट थिंग इज कि अनदर थिंग इज कि या तो वो नोइंगली हो या केयरलेसली हो। नोइंगली मतलब उसे नॉलेज थी, और केयरलेसली मतलब उसे नॉलेज नहीं थी पर उसने इतनी कोशिश ही नहीं करी कि वो ये पता करे कि भाई जो चीज मैं दे रहा हूं सामने वाले को, जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं वो सही है भी या नहीं है। एंड द लास्ट थिंग इज कि जो पार्टी है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है
दैट शुड सफर डैमेजेस, तभी आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका फ्रॉड। अब इसके बाद बचता है मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वो और हम देखते हैं। उसके बाद हमारा ये जो फ्री कंसेंट का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा।